प्रिय विद्यार्थियों, देखिए बेटा, अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के काफी पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ एक दो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ दो तीन पॉइंट्स और बता देता हूं जो आपको कल मैंने कराए थे। एक बार दोबारा से मैं याद कराना चाहता हूं कि कोशिका का वह कौन सा कोशिकांग है, कोशिका का वह कौन सा कोशिकांग है जिसे अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। देखो बेटा, अभी मैं पूछ रहा हूं रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया से, लेकिन वास्तविकता में एक और कोशिकांग ऐसा होता है जो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है, और उसके बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप एक चीज सीख चुके हो कि पहला अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन सा होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता था। अक्सर ये आगे चल के मेडिकल एंट्रेंस एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है कि अर्ध कोशिका का अर्ध स्वायत्त अंग किसे कहते हैं, तो याद रखना आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और इसके साथ साथ चलो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, हरित लवक एक और कोशिकांग आता है, हरित लवक। अगर स्टार लगा के आप कहीं पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही अर्ध स्वायत्त अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वायत्त अंग कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही खुद का क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। इन दोनों में ही खुद का डीएनए होता है। आ गई बेटा बात समझ में? इन दोनों में ही खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आप एक चीज सीख चुके हो कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरित लवक होते हैं ये कैसे अंग होते हैं? अर्ध स्वायत्त अंग होते हैं। और अर्ध स्वायत्त अंग किन्हें कहते हैं? जिनमें खुद का डीएनए होता है, जिनमें खुद का डीएनए होता है। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक बार मैंने फिर से आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को। और अब आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में। देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया आपको एक पॉइंट याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बेटा, मैं आपको इन पॉइंटों के बारे में और सिखाना चाहता हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा जो डीएनए होता है ये कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन से एस प्रकार का होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगली बात जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूं वो है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्या है? देखिए बेटा, अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 11th क्लास में। लेकिन अभी आपको ये जानना कोई बड़ी बात नहीं है कि क्रेब्स चक्र क्या होता है, क्योंकि बेटा ये 12th क्लास का टॉपिक है और इसको समझाने के लिए पहले पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है, तब क्रेब्स चक्र आपको समझ में आएगा। तो ये 11th क्लास का टॉपिक नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित ये पॉइंट आया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया। तो क्रेब्स चक्र जो कि किसमें पाया जाता है? पादपों में। तो वो भी कहां पर चलता है या कहां पर कंप्लीट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लो बेटा। जल्दी से आप पॉइंट नोट कर लो कि डीएनए होता है गोलाकार होता है, राइबोसोम होता है ये 70S प्रकार का होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है।
काफी पॉइंट्स बेटा मैंने आपको कल बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, F1 कण पाए जाते हैं। कौन से कण पाए जाते हैं बेटा? F1 कण पाए जाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इनको दूसरा नाम क्या बोला था आपने? ऑक्सीसोम। ये बता रखे हैं मेरे ये पॉइंट्स, बस याद रखने आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और उसके बाद आपने ये वाले पॉइंट्स देख लिए। चलिए बेटा, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विराम देता हूँ और अपना नेक्स्ट कोशिकांग उठाता हूँ जिसका नाम है हरित लवक। कौन सा कोशिकांग की बात करूंगा बेटा? मैं हरित लवक की बात करने वाला हूँ। अब देखिए जो हरित लवक है बेटा, एक्चुअल में अब इस हरित लवक क्या होता है उससे पहले एक चीज समझिए कि कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है लवक। कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिकांग होता है लवक। और ये लवक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। हरित लवक, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। ये 3 प्रकार है बेटा इनके लवकों की। दोबारा देखिए, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? हरित लवक। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको भी पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है? लवक हेडिंग करके, और लवक हेडिंग करके सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है हरित लवक। हरित लवक के बाद क्या पढ़ेंगे? अवर्णी लवक, और अवर्णी लवक के बाद क्या पढ़ेंगे? वर्णी लवक। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आप हेडिंग करोगे लवक और लिख दो लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। और पहला कौन सा हेडिंग करना है? हरित लवक। तो बेटा अभी हमने क्या एडिंग किया है? हरित लवक। और देखते हैं हरित लवक के बारे में। अब अच्छे से देखना, बहुत ही मजे आएंगे हरित लवक। देखिए बेटा, कोशिकांगीय, जब कोशिकांगों की बात आती है, यानी कोशिका के जो अंग होते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। जब कोशिकांगों की बात आती है तो सबसे ज्यादा 2 ही बातें चलती हैं। एक तो बात चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और एक बात चलती है बेटा हरित लवक की। किसकी बात चलती है? हरित लवक की। ठीक है, देखिए बेटा, हरित लवक को इंग्लिश में बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये आपको याद रखना है। इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। आगे बेटा बात समझ में। पहला पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट को देखकर कुछ याद आ रहा होगा आपको कि सर माइटोकॉन्ड्रिया भी तो दोहरी झिल्ली युक्त होता था। बिल्कुल हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली युक्त होता था, और हरित लवक भी क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग ही है। ओके स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखिए बेटा।
देखिए बहुत ही शानदार पॉइंट है, और शायद आपने बेटा इस पॉइंट के बारे में कभी सुना भी होगा कि जो पर्णहरित होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल वर्णक। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल वर्णक। और बेटा आज याद रखना है, आज के टाइम पे जो भी आपको ये जो प्लांट्स वगैरह याद रखना है, जो भी प्लांट्स आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, वो ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है आपको? कभी आपने सोचा है बेटा वो ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि बेटा याद रखना उसमें कौन सा वर्णक होता है? पर्णहरित वर्णक होता है। और पर्णहरित वर्णक को बेटा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल वर्णक कहते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल होता है किसमें होता है? हरित लवक में होता है। तो हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है। 2 पॉइंट हो गए बेटा। आगे देखिए, पहले इन 2 पॉइंटों को उतारो बेटा, देन इसके बाद मुझे क्या इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं डायग्राम से समझाना चाहता हूं। तो पहले आप ओनली इन 2 पॉइंटों को नोट करो, क्योंकि एक बार आपके सामने डायग्राम बना दूंगा तो आपको पूरी क्लियर इमेज समझ में आ जाएगी। जैसे याद हो तो हमने माइटोकॉन्ड्रियम देखा था ना कि उसकी आंतरिक भित्ति थी वो अंगुली समान संरचनाओं में परिवर्तित हो गई थी, जिससे क्या बोला था हमने? क्रिस्टी बोला था। ऐसे ही क्या है बेटा, इसकी भी अच्छी संरचना है, उसमें भी कुछ नए नए पॉइंट्स सीखने हैं, तो उनके बारे में मुझे बताना है। तो पहले आप इन 2 पॉइंट्स को नोट करो। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और इसमें पर्णहरित वर्णक पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और अगर मैं ये कहूं कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलता है या यूकैरियोटिक कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक में तो मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको अंतर कराए थे तो आपको याद है उसमें झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं मिलते हैं, और इसमें तो एक नहीं 2-2 झिल्लियां हैं बेटा। तो याद रखना है, क्या लिख सकते हो अगर लिखना चाहे तो? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित। देखिए बेटा इसका डायग्राम देखते हैं आगे। डायग्राम की अगर बात करूं तो दोहरी झिल्ली युक्त है, तो एक झिल्ली तो हो गई, ये इसकी डबल दूसरी झिल्ली हो गई बेटा। तो बाहर वाली झिल्ली को तो क्या बोलेंगे? बाहरी झिल्ली। आंतरिक झिल्ली को आंतरिक झिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहां से बहुत अच्छे से समझना है कि हरित लवक के अंदर सिक्केनुमा संरचना पाई जाती है। क्या बेटा? सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और ये सिक्के की नुमा संरचना ढेरियों के रूप में है, और प्रत्येक ढेरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे बेटा बात समझो। एक सिक्के को बोलते हैं थाइलेकॉइड।
अब बेटा पूरा अपना फोकस यहां पे कर देना, सभी स्टूडेंट फोकस करो यहां पर। एक सिक्के को क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। ठीक है बेटा। सिक्के की पूरी एक ढेरी को बोलते हैं बेटा, एक पूरे ग्रुप को, सिक्के की पूरी एक ढेरी को क्या बोलेंगे? ढेरी को बोला जाता है बेटा ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और सभी ढेरियों को मिलाकर बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है? ग्रेना। तो दोबारा देखो, चलो मैं इस लाइन को मिटा दूं, अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, इसी से मतलब रख लेना आप। तो सभी ढेरियों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? ग्रेना। देखो बेटा, एक सिक्के को क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। एक सिक्के को बोला थाइलेकॉइड, इतना समझ गए? सिक्कों की एक पूरी ढेरी को सम्मिलित रूप से इकट्ठा करके क्या बोला? ग्रेनम। और सभी ढेरियों को आपस में संयुक्त रूप से क्या बोला हमने? ग्रेना। ओके स्टूडेंट्स। और जो ये दो ढेरियां आपस में, दो ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिना। स्ट्रोमा लेमिना। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, अगर ये नाम नहीं दो तो एक और नाम है, बहुत ही अच्छा नाम दे रहा हूं मैं, फ्रेट चैनल। ये मेडिकल में पूछा जाता है, फ्रेट चैनल। सर दो ग्रेनमों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है फ्रेट चैनल। आ गई बेटा बात समझ में? ये आपको याद रखना है। किसको जोड़ने वाली? दो ग्रेनमों को जोड़ने वाली। तो देखो, एक सिक्के को बोला थाइलेकॉइड, सिक्का की एक ढेरी को बोला ग्रेनम, सभी ढेरियों को मिलाकर बोला ग्रेना, और जो ये दो थाइलेकॉइड या दो ग्रेनम को ऐड करने वाली या दो ग्रेना को ऐड करने वाली को बोला फ्रेट चैनल। और अब इसमें बीच बीच में क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। ओके बेटा। और जो ये लिक्विड होता है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। क्या बोला बेटा मैंने? स्ट्रोमा बोला इससे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, याद रखना। आप बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में आपने लिक्विड को क्या बोला था? मैट्रिक्स अदात्री बोला था। इसमें क्या बोलना है बेटा? स्ट्रोमा। या आप कर सकते हो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। तो आज हमने लगभग हरित लवक को कंप्लीट कर लेंगे आज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हैं जिनको मैं अभी बताऊंगा आपको। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कर लो, दोनों झिल्लियों के बीच का जो अवकाश है, पेरीप्लास्टिडियल अवकाश, और वहां पे क्या था? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। आपको बेटा हर पॉइंट बताऊंगा, कोई भी पॉइंट आपसे अछूता नहीं रहेगा। यहां लिख सकते हो पेरीप्लास्टिडियल अवकाश। याद रखना, स्ट्रोमा में क्या क्या पड़े हो सकते हैं?
स्टार्च के अणु हो सकते हैं। ये मैंने क्या संरचना बना दी, जर्नली स्टार्च बना दिया, ठीक है। और क्या बना सकता हूं, ऐसे बना दिया। ये क्या बना दी, प्रोटीन। तो आदि संरचनाएं भी हो सकती हैं स्ट्रोमा के अंदर, प्रोटीन या स्टार्च वगैरह उपस्थित हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेटा आपने आज हरित लवक के बारे में पढ़ा है। और हरित लवक को क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आने वाले हैं आपको हरित लवक के, जो कि आप सुनकर के आपको लगेगा कि सर मजे आ गए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं इसके, आप ये कहोगे कि सर हाँ ऐसा भी होता है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसे पॉइंट आने वाले हैं और देख रहा हूं उनको मैं आपके सामने कल लेकर आ रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर लिया है और हरित लवक का डायग्राम तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो बेटा, अगर हम बनाना चाहें, थ्योरी बनाना चाहें, जैसे अगर आप मेरी हेल्प करना चाहें तो क्या कर सकते हो कि सर हरित लवक में सिक्के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। सर सिक्के समान संरचनाओं की एक ढेरी को क्या बोलते हैं, ढेरी को बोलते हैं ग्रेनम। और सभी ग्रेनम आपस में मिलकर या सभी ढेरियां आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं, ग्रेनम। ऐसे पॉइंट बना सकते हो, बनाना चाहे तो। दो झिल्लियों के बीच के अवकाश को क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टिडियल अवकाश। इसमें तो लिक्विड जो पड़ा, लिक्विड यानी द्रव जो भरा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या क्या हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, आदि चीजें हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और दोनों झिल्लियों के बीच का अवकाश क्या है, पेरीप्लास्टिडियल अवकाश। और बेटा दो डेरियों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर कहलाती है फ्रेट चैनल। तो बेटा ये हमने आज बात की है हरित लवक के बारे में। तो और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं हरित लवक से रिलेटेड। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।